नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और न्यूज़ 18 इंडिया पर अब आप जो आवाज सुनने वाले हैं और जो चेहरा देखने वाले हैं वो जी राम जी के आने के बाद बहुत ज्यादा चर्चा में है। मैं बात कर रही हूं ग्रामीण विकास मंत्रालय का जिम्मा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कंधे पर है और कृषि मंत्री भी हैं और इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के चैनल पर और व्यूअर्स के सामने अपनी बात रखने के लिए आए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नहीं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद रूबिका जी। ये सर जो आपने कर दिया है 2 अक्टूबर 2009 को नाम बदला, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को आपने कर दिया विकसित भारत जी राम जी। ये नाम क्यों बदला आपने? देखिए, इस नाम में पूज्य बापू जी का, महात्मा गांधी जी का पूरा दर्शन समाहित है। बापू जी कहते थे भारत गांव का देश है, गांव भारत की आत्मा है और गांव नष्ट हो गए तो भारत नष्ट हो जाएगा। और उनने जो कल्पना की थी एक स्वयंपूर्ण, स्वावलंबी, रोजगार युक्त, गरीबी मुक्त, विकसित गांव की, तो पहली चीज तो मैं ये बताऊं कि किसी योजना का नाम नहीं बदला, ये नई योजना है और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। रोजगार से संबंधित योजनाएं, काम के बदले अनाज योजना, संपूर्ण रोजगार, ग्रामीण रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, एक के बाद एक योजनाएं आती रही। कुछ समय चली, फिर वो बंद हुई, दूसरी योजना उसकी जगह आ गई। अगर जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? ये नई योजना है, लेकिन बापू जी का दर्शन इसमें समाहित है। बापू जी हमारी प्रेरणा है, हमारे आदर्श हैं, हमारा विश्वास है और इसलिए रूबिका जी भारतीय जनता पार्टी के पंचनिष्ठाओं में महात्मा गांधी जी के सामाजिक और आर्थिक विचारों को समाहित करने का हमने काम किया है। आपने सब योजना नहीं, पर आपने सब तो समाहित किया, नाम समाहित नहीं किया। तो ये मान लिया जाए कि मनरेगा आपने खत्म कर दिया और कुछ नया आया। नई योजना, नया नाम, ये उससे एक कदम आगे है, पुरानी योजना से एक कदम आगे बढ़कर है, जिसमें रोजगार की भी गारंटी है, शर्तिया गारंटी, और जिसमें गांव का संपूर्ण विकास भी है। अच्छा, ये मनरेगा से अलग कैसे है, पहले मुझे ये बता दीजिए। आप कह रहे हैं नई योजना है, कैसे अलग? ऐसे है कि नंबर 1, 100 दिन की नहीं, 125 दिन की गारंटी है। नंबर 2, ये मनरेगा भ्रष्टाचार का कई जगह पर्याय बन गई थी। मजदूरों के नाम पे कई जगह कॉन्ट्रैक्टर काम करते थे, भयंकर शिकायतें, गड़बड़ियां इस योजना में थी। फिर भी मैं 2 बातें कहूंगा। एक, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर आप बजट के प्रावधान को देखें तो यूपीए से कई गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा बजट दिया श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। उनने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, हमने 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। ज्यादा मैंडेज, ज्यादा काम, ज्यादा मजदूर, लेकिन बावजूद इसके कई जगह से ये शिकायत आती थी कि इस योजना में 3-4 चीजें। नंबर 1, भ्रष्टाचार था। नंबर 2, इस पैसे का जो विशाल धनराशि है भारत की जनता की, उसका परमानेंट असेट क्रिएट करने में, विकसित गांव बनाने में, गांव के विकास के कामों में उपयोग नहीं हो रहा। कहीं एक जगह मिट्टी की सड़क बना दी, कहीं नहर की सफाई हो गई, कहीं और काम हो गया। तो व्यापक पैमाने पर यह बात थी कि इतने बड़ी धनराशि का उपयोग गांव के व्यवस्थित विकास में भी किया जाए। ऐसे अनेकों प्रकार की चीजें इस योजना के बारे में पूरे देश से आ रही थी। उसका अध्ययन करने के बाद हमने बीच में भी मोदी जी की सरकार ने यह कोशिश की, डीबीटी करने का काम किया कि सीधे मजदूर के खाते में पैसा जाएगा, जियो टैगिंग होगी काम की, जहाँ कार्यस्थल है वहाँ फोटो खींचेंगे कि मजदूर काम कर रहे हैं कि मजदूर काम ही नहीं कर रहे हैं, मशीनों से काम हो रहा है।
कई तरह के प्रयत्न किए, लेकिन बावजूद इसके ये लगा कि केवल थेगड़े लगाने से काम नहीं चलेगा। अब इसके जगह एक नई योजना की जरूरत है जो ज़्यादा पारदर्शी हो, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम पूरी तरह से करप्शन को समाप्त करने की कोशिश करें और जिससे गांव के लोगों को रोजगार के साथ साथ मजदूरों को परमानेंट असेट भी क्रिएट करके एक संपूर्ण विकसित गांव जिसमें बाकी योजनाओं का भी कन्वर्जेंस हम करेंगे, हम बनाएं। अच्छा, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि इसमें महात्मा गांधी के विचारों की जो सपना उन्होंने भारत के लिए देखा था, वो आत्मा जो है वो इस पूरी की पूरी योजना में लगी हुई है। प्रियंका गांधी कह रही है कि आपको ना सनक है नाम बदलने की। वो कह रही है जब जब नाम बदला जाता है तब सरकार का पैसा खर्च होता है, आप सिर्फ ये दिखावी तौर पर करते हैं। ये योजना महात्मा गांधी जी के नाम पर है, वो हमारे राष्ट्रपिता है और ये उनका अपमान है, ये अपमान नहीं होना चाहिए। 3 सवाल 3 के अगर आप जल्दी से जवाब। पहली चीज, सनक अगर किसी को है तो कांग्रेस को है अपने नेताओं के नाम पे नाम रखने की। कितनी योजनाओं के नाम महात्मा गांधी के नाम पे रखे? स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे कितनी योजनाएं बनाई? स्वर्गीय इंदिरा जी के नाम पे कितनी योजनाएं बनाई? स्वर्गीय राजीव जी के नाम पे कितनी योजनाएं बनाई? दर्जनों नहीं, सैकड़ों योजना बना दी आपने। तो अपने परिवार के नाम पर नाम रखने की सनक तो आपको है। जहां तक महात्मा गांधी जी का सवाल है, महात्मा गांधी को अपमानित करने का और उनके विचार की और आदर्शों की हत्या करने का पाप कांग्रेस ने किया है। महात्मा गांधी जी ने तो कहा था कांग्रेस भंग कर दो, अब आजादी मिल गई देश को, नए राजनीतिक दल बनेंगे, नया काम करेंगे। लेकिन आजादी के आंदोलन की विरासत का फायदा उठाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और कांग्रेस ने कांग्रेस भंग नहीं होने दी, चलने दो, क्योंकि इस विरासत का फायदा हमको मिले। गांधी जी के विचार की हत्या तो उस दिन हुई जिस दिन भारत का विभाजन स्वीकार किया गया, जिस दिन दिल्ली में संतों पर गोलियां चलाई गई, जिस दिन आपातकाल थोपा गया, आपातकाल लगा के लोकतंत्र की हत्या कर दी गई, घोटालों और भ्रष्टाचार का देश भारत को बना दिया। और जब बहस हो रही थी तब भी महात्मा गांधी जी के आदर्श और विचारों की हत्या की। खुद ने तो सवाल पूछ लिए, भाषण दे दिए, और जब मैं जवाब देने खड़ा हुआ तो ना लोकसभा में केवल बल्कि राज्यसभा में भी हंगामा मचा के आवाज दबाने की कोशिश की गई। पर शिवराज जी, कांग्रेस ने कभी बापू की बात नहीं मानी। नहीं, पर मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आप लोग तो वैसे भी कहते हैं कि हम तो 10 साल आगे की सोच लेते हैं, 2047 की भी आपने सोच ली कि सोने की चिड़िया भारत को बना देंगे। तो आपको ये बात तो पता थी कि मनरेगा को जब आप जी राम जी करेंगे तो इस पर बहस ज्यादा होगी, योजना पर कम होगी। ये जानबूझ के किया गया आपने? जी राम जी मतलब राम जी के आगे भी जी, पीछे भी जी। जी राम जी ये योजना का आप जानते हैं संक्षिप्त नाम है, शॉर्ट फॉर्म। अब अगर महात्मा गांधी रोड बनती है कहीं तो वो एमजी रोड हो जाता है, कहीं महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय बनता तो वो एमएलबी कॉलेज हो जाता है, तात्या टोपे नगर की जगह टीटी नगर हो जाता है। ये संक्षिप्त नाम है। अच्छा, इसमें अगर कहीं संक्षिप्त नाम में राम नाम भी आ गया तो दिक्कत और परेशानी क्या है? आ नहीं गया। इस योजना का नाम, इस योजना के माध्यम से जो काम होना है उस काम के अनुरूप ही है। पर वो तो आप भी देख रहे हैं ना। रोजगार भी है, इसमें आजीविका भी है और गांव का रोजगार होना है, नहीं, पर ये ग्रामीण क्षेत्र का विकास होना है। लेकिन ये आपने इसे क्या कहा जाना चाहिए? बहुत सोच समझ के लिया गया कदम, बहुत चालाकी से लिया गया कदम कि ऐसा नाम रख दो कि राम जो है वो आ जाए, और राम जी तो आपका बेड़ा हर बार पार लगाते ही हैं। लक्ष्य एक है, 125 दिन के रोजगार की गारंटी। लक्ष्य एक है, इस विशाल धनराशि से गांव का संपूर्ण विकास। लक्ष्य एक है, इसके माध्यम से हमको जो हमारे कमजोर वर्ग के भाई बहन हैं उनको और किसानों को ज्यादा सहारा देना। विपक्ष ये कह रहा है कि भविष्य में सरकार को इस विकसित भारत जी राम जी बिल को वापस लेना पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे विरोध प्रदर्शनों के बाद आपको 3 कानून किसानों के लिए जो पास किए थे वो लेने पड़ गए थे। अब विपक्ष को तो कुछ भी कहने का हक है, हल्ला मचाने का हक है।
तो विपक्ष जो कह रहा वो कहता रहे, हमें तो काम करना है। देखिए, हमारा लक्ष्य है गांव का संपूर्ण विकास। कुछ सवाल विपक्ष ने पूछे हैं सर, जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने एक दिन में मनरेगा के 20 साल खत्म कर दिए हैं। बिल बिना ठीक से जांच पड़ताल के संसद में आप लोगों ने पास करा दिया, और आप लोगों का लक्ष्य और खासकर मोदी जी का लक्ष्य साफ है कि ग्रामीण भारत, खासकर पिछड़े वर्गों की ताकत को कमजोर आप करें, सत्ता को केंद्रीकृत करें और फिर सुधार के नाम पर नारे बेच डालें। ये राहुल गांधी का कथन है। क्या उन्हें तो कुछ जुमले बना लिए जो सच्चाई से जुड़े हुए नहीं हैं और जिन पर कोई यकीन ही नहीं करता। ये आपने 125 दिन किए, लेकिन ये भी कहा है कि वो जो 60 दिन है वो उसका पैसा नहीं मिलेगा, है ना? पहले तो देखिए, पहले तो 100 के बजाय 125 दिन की गारंटी, केवल गारंटी कोरी नहीं है, हमने बाकायदा इसके लिए पर्याप्त फंड्स की व्यवस्था की है। ये पर्याप्त बजट, आप इसे जरा और एक्सप्लेन कीजिए। पहले होता था 90:10, 90 आप देंगे यानी केंद्र सरकार और 10 राज्य सरकारें देंगी। अब आपने उसे 60-40 कर दिया है, ठीक है? और आप कह रहे हैं पर्याप्त, वो कह रहे हैं कि हमको हमारा बकाया पैसा तो केंद्र सरकार दे नहीं रही है, राज्य सरकार ये कह रही है, सारी राज्य सरकारें। पहले आप इसका जवाब सुन लें कि पहले केवल 86,000 करोड़ में मटेरियल का 75% राज्य देता था, 25% केंद्र देता था, मजदूरी का पैसा केंद्र देता था। अब वो 86,000 केंद्र और राज्य दोनों का मिला के था। अब 1,51,000 करोड़ से ज्यादा हुआ है, तो वो आप देख लीजिए, केंद्र का हिस्सा भी उसमें 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो पहले जैसा 90 और 10% है, वैसा सही कुछ अभी भी है? नहीं, 90-10 है पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, पहाड़ी राज्यों के लिए, बाकी राज्यों के लिए 60-40 है। इसमें पर ऐसा क्यों किया आपने? आप ये बोझ क्यों राज्यों पर डाल दिया? ये बोझ नहीं है, ये बोझ नहीं है, ये विकास के कामों के लिए है, ये रोजगार के लिए है। नहीं तो वो कहां से लाएंगे? फेडरल, अरे कहां से लाएंगे का मतलब क्या है? राज्य बाकी योजनाओं के लिए पैसे का इंतजाम करते हैं, तो इस योजना के लिए भी पैसे का इंतजाम करेंगे। बजट हर साल बढ़ता है, लगातार बढ़ता। मैं तो एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं, मैंने लाडली बहना योजना बनाई तो मैं कोई रोने गया कहीं से कि यहां से पैसे ला दो। उसी जो हमारे पास संसाधन थे, हमने व्यवस्था करके पैसे की व्यवस्था कर ली। ना तो विकास के काम कम हुए, ना हमारे विकास के काम प्रभावित हुए, ना कैपिटल एक्सपेंडिचर घटा। राज्य के गांव में जब इतने काम होंगे तो ये राज्य की अपनी ड्यूटी है, तो राज्य अपनी ड्यूटी पूरी करेगा। चलिए, आप लोग किसी तरीके से बीजेपी शासित राज्यों को तो संभाल लेंगे, लेकिन आपको लगता है कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वो इस बात पर अग्री कर जाएंगे? क्यों नहीं करेंगे? वो इसे लागू होने देंगे? ये कानून है जिससे केंद्र और राज्य दोनों बंधे हुए हैं। तो ये तो आपने थोप दिया ना, फिर फेडरल स्ट्रक्चर कहां आया? यही फेडरल स्ट्रक्चर है कि जिम्मेदारी केंद्र और राज्य मिलकर उठाएं। ये जो बात उठकर आ रही है कि ये जो 60 दिन का रोजगार आपने खत्म कर दिया है, खत्म नहीं, 125 की आसोस है, उसको खत्म करने की बात मत करिए। नहीं तो वो 25 बढ़ाकर आपने 60 जो है वो हटा दिया ना? घटा नहीं है, ये और एडिशनल है। 125 तो उसके 365 दिन में से सुरक्षित। हाँ, ठीक है। और जब जरूरत पड़ेगी कृषि कार्यों के लिए तब यहाँ भी वो काम करेंगे और किसान का भी काम होगा। और कई तो खुद ही के मतलब ऐसे छोटे छोटे किसान हैं जो खेत काटने जाते हैं तो घर के 4 लोगों से काम नहीं चलता, उनको और 4 की जरूरत पड़ती है। तो ये उसमें काम आ जाएगा। अब एक बड़ा सवाल इसको लेकर यह भी उठ रहा है कि आपने सदन में तो खूब इस पर चर्चा की, विपक्ष ने सवाल पूछे लेकिन वो वॉकआउट कर गया। उन्होंने कहा जो सवाल हम पूछ रहे हैं उसका जवाब शिवराज सिंह चौहान दे नहीं रहे। अरे जवाब सुन ही नहीं रहे, अंतर्यामी है क्या? मैंने पहले ही खड़े होकर कहा था कि मेरा जवाब जरूर सुन लेना। कोई ने सुना नहीं, कोशिश आवाज दबाने की क्योंकि वो केवल आवाज नहीं, वो सच को दबाना चाहते हैं, लेकिन सच दबेगा नहीं, ये तो सामने आएगा। पर क्या मनरेगा से सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत है? क्योंकि ये सपना यूपीए का था, कांग्रेस का था। हमारा देखिए संकल्प, हम राजनीति केवल सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर विराजने के लिए नहीं करते। विपक्ष ये कह रहा है कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से ये सारा का सारा काम किया है और कुछ भी नहीं है, सिवाय आपके वहां जाकर नाम बदलने
और वहां पर बिल पास कराने के, और कुछ धरातल पर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है होता हुआ। मैं दर्जनों योजनाओं के नाम आपको गिना सकता हूं। तब जब कांग्रेस की सरकार, अब दिल्ली में तो वो सपना देख नहीं सकते, लेकिन मध्य प्रदेश में बनी, विशेषकर छत्तीसगढ़ में दीनदयाल जी के नाम पर कई योजनाओं के नाम थे, वो नाम बदल के उनके नेताओं के नाम पर रख दिए। नाम बदलने का जो सगल है वो कांग्रेस के दिमाग में है। सारी बातें जब आप बता रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी इस चीज से कन्विंस हो सकता है, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि विकसित भारत हो, आप चाह रहे हैं कि ग्रामीण इलाके विकसित हो, तो फिर आपने सेलेक्ट कमेटी में इसको क्यों नहीं भेजा जो विपक्ष की मांग थी? हम समय व्यर्थ क्यों जाने दें? एक एक मिनट कीमती है हमारे देश के लिए। अभी बजट आएगा फरवरी में, आप जानते हैं, और हमको अगर विकसित गांव के संकल्प को पूरा करना है तो हम एक साल व्यर्थ क्यों गवाएं? विपक्ष क्यों चाह रहा था सेलेक्ट कुछ कमेटी? तो लोग कहेंगे विपक्ष कोई एकदम तिलक लगा के आ जाएगा आरती उतारने, ये नहीं होता। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं कि उस योजना को गुण और दोष के आधार पर तो देखें। और वो अगर तो केवल विरोध के लिए विरोध करने की आदत। अब विपक्ष को पहले एसआईआर लेके कूदते रहे, वो वोटर लिस्ट में अगर गलत नाम कट गया तो अभी दिक्कत है, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी का नारा लगाते रहे। अब वोट चोरी गई, नई योजना आई तो इसका नारा लगाने लगे। अब विपक्ष का मैं क्या करूं? विपक्ष के मित्रों से मेरा आग्रह है कि जिम्मेदार विपक्ष का दायित्व निभाएं। वो सदन तो चलने नहीं देते, भाषण तो सुनते नहीं, अपनी सुनाते हैं और फिर चले जाते हैं। वो यही कहते हैं कि आपसे ऐसे सवाल, गैर जिम्मेदार विपक्ष से काम थोड़ी चलेगा। आप विपक्ष को गैर जिम्मेदार कह रहे हैं। हाँ, गैर जिम्मेदाराना भी। और कल ही आप देख लो क्या किया उनने। पीछे से आप दौड़ के घुस रहे हैं डिस्टर्ब करने के लिए कि बिल पेश ना हो, इसको गैर जिम्मेदारी नहीं कहेंगे। ये तो अराजकता की मानसिकता वाला विपक्ष है जो कई बार ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठाता है, सेना के शौर्य पे सवाल उठाता है, आतंकवादियों को महिमा मंडित करने का काम करता है। अब इसको गैर जिम्मेदार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? लेकिन ये बात जो आप कह रहे हैं, अभी आपने सुना चव्हाण साहब ने, जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन जो है सेना फेल हो गई थी, मतलब हम लूज कर चुके थे। फिर उन्होंने कहा जो थल सेना है उसके अंदर जो नंबर हैं, जो आंकड़े हैं, वो आजकल के वॉरफेयर में इतनी तादाद होने की जरूरत नहीं है। ऐसा वो क्यों कहेंगे? वो इसलिए मैं किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जहां देश का नुकसान भले हो जाए, लेकिन अगर इस सरकार का और मोदी जी का भी नुकसान हो तो देश का नुकसान हो जाने दो, हमें खुशी है कि ये फंसे तो यहाँ। ये मानसिकता है। विपक्ष एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा भी बार बार उठा रहा है। वो कह रहे हैं हम इसको छोड़ने नहीं वाले हैं, इसलिए क्योंकि आप चुनाव आयोग को डायरेक्शन दे रहे हैं और उस डायरेक्शन पर चुनाव आयुक्त और आपने सुना होगा जो अभी दिल्ली में रैली हुई थी बीजेपी कांग्रेस की, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आप लोग जानबूझकर ये काम करवा रहे हैं ताकि उन लोगों के नाम कट जाए जो आपको वोट नहीं डालते हैं। कौन ने शिकायत की कि मेरा गलत नाम कट गया? कोई आया सामने? बताए तो। राहुल गांधी ने 3 प्रेजेंटेशन दिए हैं, आप उस प्रेजेंटेशन को भी तो सीरियसली नहीं ले रहे हैं। वो आप देखो, उनको जनता ही सीरियसली नहीं ले रही। अगर वोट चोरी इतना बड़ा मुद्दा था तो बिहार में लोगों ने क्यों ये गत कांग्रेस की? अब दिल्ली कैसा लग रहा है आपको? दिल्ली देश की राजधानी है, अच्छा है। मतलब आपको मध्य प्रदेश की याद आती है? नहीं, मुझे तो जो काम मुझे दिया गया है, देखिए मैं काम कर रहा हूं अपने मानव जीवन की सार्थकता के लिए, और काम का जो माध्यम है वो है मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। तो मैं ये मानता हूं कि मेरी पार्टी, मेरा नेतृत्व जो काम मुझे सौंपे उसको पूरी प्रामाणिकता और ईमानदारी से करो। आपने नेतृत्व का जिक्र किया और नेतृत्व में अभी अभी बदलाव आए हैं। नितिन नवीन साहब को अब अध्यक्ष चुन लिया गया है, मतलब कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो अभी। लेकिन इसी के साथ एक नई चीज भी आ गई है कि अब नए युग की शुरुआत हो रही है। मतलब आप जितने भी सारे के सारे कद्दावर सीनियर्स थे, अब एक नई पीढ़ी जो है वो आगे आकर और परचम बीजेपी का लेकर जाने वाली है। आप भी इसको ऐसे ही देखते हैं? सास भी तो कभी बहू थी। हम लोग जब आए, मैं 44-45 साल में मुख्यमंत्री बन गया। कोई कहते ये नया कहां से लेके आ गए?
मतलब नितिन बाबू जब पहली बार चुनाव लड़े थे तब 2 साल आपके हो गए थे मुख्यमंत्री रहे हुए मध्य प्रदेश के। हाँ, तो मैं ये कहता हूं कि नया नेतृत्व उभारते रहना ये देश के लिए, प्रदेश के लिए, पार्टी के लिए अच्छा है। क्या केवल कुछ लोगों की ठेकेदारी है कि हम सीनियर है तो हम ही रहेंगे, दूसरे को नहीं आने देंगे? हम ऐसे बट वृक्ष नहीं बनना चाहते कि जिसके नीचे कोई और पनपे ही ना। लेमैन की भाषा में आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि जब एक यंग आदमी 45 वर्ष का अध्यक्ष बनता है, तमाम इतने सीनियर्स हैं, क्या उनके मन में ये विचार नहीं आएगा कि ये तो कतई जूनियर हैं, इतने यंग हैं और अध्यक्ष बन गए हैं? भारतीय जनता पार्टी में नहीं आता ये, और कोई पार्टी होती तो अलग बात थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो आनंद और प्रसन्नता इस बात की होती कि चलो एक नया नेतृत्व आ रहा है। तो आप देख रहे हैं बगल ही के देश में, बांग्लादेश में इस वक्त बहुत हिंसक माहौल चल रहा है। एक नेता के मौत के बाद, हत्या के बाद हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। इस वक्त हिंदुस्तान की नज़र क्या वहाँ के हिंदुओं पर है, हिंदुस्तान सरकार की? भारत सरकार पूरी नज़र रखे हुए है इस पूरे मसले पर। पूरे मसले पर जाते जाते बस एक सवाल, दिल्ली में आप हैं, काम कर रहे हैं, यहाँ का प्रदूषण लोगों को बड़ा सता रहा है, आपको भी सताता है? मैं तो यहाँ भी रोज पेड़ लगाता हूँ। हाँ, पेड़ लगाने का तो आपका, हाँ, लेकिन चिंतित सब है और दिल्ली की सरकार भी अपने प्रयत्न कर रही है, भारत सरकार भी सजग और सचेत है और नागरिकों को भी सजग रहना होगा। वो गंभीर मुद्दा है जिस पर मिल के काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान साहब हमसे बातचीत करने के लिए, और आपकी ये योजना जितनी मजबूती से आपने सदन में रखा है उतनी मजबूती से ग्राउंड जीरो पर उभरे, इस पर हम भी नजर रखेंगे और दोबारा आपसे मुलाकात नहीं, हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जनता इससे लाभान्वित हो, गरीब को रोजगार भी मिले, लेकिन गरीब गरीब ना रहे। अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य है कि वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो, उसका जीवन स्तर सुधरे। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।